हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। कुछ चर्चा। बाबू पहले बेस बना देता हूं चैप्टर का, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, हमने बहुत चर्चा की है बेटा चैप्टर नंबर 1 में बिजनेस की। और बेटा बिजनेस कोई भी प्राइवेट एंटिटी कर सकती है बेटा, और इवन गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकती है। बाबू अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करना चाहता है तो बेटा वो 5 तरीके से बिजनेस कर सकता है। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और HUF। बाबू जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा, इस वजह से मैं नाम लिख भी नहीं रहा, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ रखे। बेटा आज हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है। बाबू बिजनेस दोनों लोग कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर कौन है बेटा? आप और हम हैं। और बेटा बिजनेस गवर्नमेंट भी कर सकती है, और जब गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो हम बोलते हैं बेटा पब्लिक सेक्टर बिजनेस कर रहा है, यानी कि बेटा सरकार बिजनेस कर रही है। ये भ्रम मत पाल लेना बेटा कि सरकार बिजनेस नहीं करती। अगर आपको लगता है सरकार बिजनेस नहीं करती तो इंडियन रेलवे क्या चीज है, BSNL क्या चीज है, MTNL क्या चीज है बेटा, भेल कंपनी का नाम सुनाओ शायद, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेटा ये सब हैं क्या अगर गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती? तो बेटा गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है। बेटा जब बिजनेस करना होता है प्राइवेट सेक्टर को तो 5 तरीके से वो बिजनेस कर सकता है। ये मेरा पूरा चैप्टर 2 है। और जब गवर्नमेंट को बिजनेस करना होता है, गवर्नमेंट 3 तरीके से बिजनेस कर सकती है बेटा। एक तरीका है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, अभी टेंशन मत लेना। एक तरीका है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। बेटा ऑल्दो सबसे पहले मुझे इस चैप्टर में ये तीनों के बारे में ही बताना था, इनकी फीचर, मेरिट, डीमेरिट सब मेरे कोर्स में है बेटा। पहले हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ना था, उसके फीचर, उसकी मेरिट, उसकी डीमेरिट, ऐसे ही बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देन गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन आज किसी वजह से नोट्स प्रिंट नहीं हो पाए आपके, तो मैं बेटा पहले ये 3 टॉपिक स्किप कर रहा हूँ। मैं एक नए चैप्टर की तरफ बेटा एक नए टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम LPG है बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कभी पढ़ा है पहले? ये तो पढ़ा होगा ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना। आप ये समझ के चलो, मैं तो यही समझ के चल रहा हूँ आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और बेटा मैं जो एंगल देने वाला हूँ वो कभी किसी ने एंगल दिया भी नहीं होगा। तो ठीक है बेटा, अभी ये 3 टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं कल इसकी बात करूँगा, ठीक है जी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए नोट्स की जरूरत नहीं है, कल रीड करा दूंगा नोट्स से, ठीक है बेटा। चलो बाबू सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। टॉपिक का नाम है बेटा NEP और NIP सिंस 1991। बेटा NEP मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NIP मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कुछ भी बोलो, चाहे बोलो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991, चाहे बोलो बेटा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। ये थी क्या बेटा? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बाबू बहुत डिटेल चर्चा करनी है आज मुझे इस पर। सबसे पहले बेटा बेस। बाबू ये 1991 में तीनों पॉलिसी आई ही क्यों? क्या जरूरत थी इनको लाने की? बेटा 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया, और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था बता देता हूं। बाबू इंडिया सिर्फ नेसेसरी चीजों का इंपोर्ट करता था, इंडिया ने बैन कर रखे थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंडिया कहता था ना तो हमने किसी कंट्री को कुछ भी एक्सपोर्ट करना, और ना ही बेटा हम इंडिया बाहर की कंट्री से कुछ इंपोर्ट करने वाले, सिर्फ नेसेसरी आइटम जनरली जो इन हाउस नहीं प्रोड्यूस हो सकती, जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जैसे कि बेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
हाल ये हो गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना खतरनाक हो गया था कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 15 दिन के बचे थे। यानी कि बेटा 15 दिन तक तो पेट्रोल इंपोर्ट हो जाता, 16वें दिन के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास नहीं थी। बस 15 ही दिन के बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। तो बेटा इंडियन गवर्नमेंट पहुंची वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा ठीक है, आपके ऊपर बहुत कर्जा है, हम और भी देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक काम करो, आप एलपीजी को इम्प्लीमेंट कर दो, हमसे लोन ले जाओ, और अगर नहीं कर रहे इम्प्लीमेंट तो खुद निभाओ, जैसे भी निभा रहे हो हमें नहीं पता। तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूरी में एलपीजी लाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मन नहीं था उस टाइम पे लाने का, ठीक है ना। वो बात अलग है कि बेटा हर चीज के साथ कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट होती हैं। अभी देखेंगे बेटा कितने फायदे कितने नुकसान हमारे देश को हुए। पहले समझते हैं बेटा एलपीजी है क्या। तो ये समझ में आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूरी में लाई थी एलपीजी, ठीक है ना। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले चर्चा स्टार्ट करूंगा बेटा लिबरलाइजेशन से। बेटा अगर आप लिबरलाइजेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, सिंपली मीन्स फ्रीडम। और बेटा मैं बोलता हूं बिजनेस को बहुत सारी फ्रीडम दे दी गई बेटा लिबरलाइजेशन में। सबसे पहली बात बेटा, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज। शायद आपने कभी पढ़ा हो ये बात। बेटा 1991 से पहले आप किसी भी चीज का बिजनेस करने चाहते थे, गवर्नमेंट कहती थी पहले मुझसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने कहा जी मैं फर्नीचर बेचना चाहता हूं, इसमें क्या सेंसिटिविटी है या इसमें कौन सा नेशनल थ्रेट आ जाएगा जो आप कह रहे हो लाइसेंस लो। गवर्नमेंट कह रही मुझे नहीं मतलब, किसी भी चीज का धंधा करना है XYZ, आपको पहले मुझसे लाइसेंस चाहिए। भाई ऐसे रेस्ट्रिक्शन अगर आप बिजनेस के ऊपर लगाओगे तो कौन बिजनेस करना चाहेगा। तो बिफोर 1991 यही कहानी चलती थी। तो 1991 में लिबरलाइजेशन में आपने पहला काम क्या किया, यही किया, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा। लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज, 6 इंडस्ट्री को छोड़कर। और आपको बता देता हूं आज भी अगर आप इन 6 बिजनेस में एंटर होना चाहते हो तो आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। ये कौन से 6 बिजनेस है बेटा, मैं नाम तो जरूर बोलूंगा लेकिन आपको याद नहीं करने, ये 12th क्लास में याद करने की जरूरत पड़ती है, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं नाम बोल देता हूं, लिकर, शराब का बिजनेस करना है लाइसेंस चाहिए बाबू, गवर्नमेंट चाहती नहीं प्रमोट करना शराब को। सिगरेट, अगेन गवर्नमेंट नहीं चाहती प्रमोट करना, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा, एक अंदाजा दे देता हूं, इन दोनों चीजों के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 200% टैक्स है। 200% टैक्स समझते हो। मान लो अगर एक सिगरेट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 3 रुपी है तो उसके ऊपर 6 रुपी का टैक्स है। तो सरकार तो प्रमोट करना नहीं चाहती, 200% टैक्स ले रही है। स्टैच्यूरी वार्निंग साथ में लिखी आती है बेटा डब्बे पे, सिगरेट कॉजेस कैंसर, लिकर कॉजेस कैंसर, दुनिया फिर नहीं मानती। बाबू अगर ये बिजनेस करने हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए। मैंने नाम लिया बेटा लिकर का, मैंने नाम लिया सिगरेट का, डिफेंस इक्विपमेंट, सर आर्म्स एंड एमिनिशन। बाबू अगर ऐसे ही छोड़ दे किसी को भी हथियारों का धंधा कर लो तो बेटा दुनिया ही तबाह कर देंगे लोग, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। तो डिफेंस इक्विपमेंट का भी बिजनेस करना है, अगेन बेटा आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। 3 बात समझ में आई, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव डेंजरस केमिकल, बेटा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव डेंजरस केमिकल, बाबू बहुत डेंजरस केमिकल है बेटा, गलती से भी गैस रिस जाए, सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉय मर जाते हैं। कहीं सुना होगा, बहुत बार सुना होगा बेटा, इस ऑर्गेनाइजेशन में गैस रिस गई बेटा, कोई ना कोई पाइप लीकेज हो गया और बेटा क्या हुआ, कितने लोग मर गए, कितने एम्प्लॉय मर गए। तो बेटा ऐसी चीजों का भी बिजनेस करना है तो बेटा गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए आपको हर हाल में। एंड लास्ट वन इज ड्रग्स एंड फार्मा। बेटा आज भी आप फार्मा सेक्टर में जाना चाहते हो, कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करना चाहते हो, इवन मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, सबसे पहले आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, सुना होगा शायद कभी। तो बेटा ये 6 चीजें हैं, अगर ये 6 बिजनेस आज भी करने हैं तो भी लाइसेंसिंग चाहिए। तो बेटा लेकिन बाकी सारे बिजनेस फ्री हैं। आप बेटा जब बिजनेस खोलते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे इन्फॉर्म भी मत करो, बेटा बिजनेस शुरू कर दो, हो गया शुरू, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये 6 बिजनेस करने के लिए आज भी लाइसेंस है।
तो पहली फ्रीडम जो बिजनेस को दी गई वो क्या है? एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्टेंस 6 इंडस्ट्रीज। लाइसेंसिंग कोटा खत्म कर दिया गया, 6 इंडस्ट्री आज भी लाइसेंसिंग के दायरे में है। दूसरी बात बेटा, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। काम की बात बाबू, बिफोर 1991 मेरा बिजनेस है, मेरी 2 फैक्ट्री हैं और अच्छा खासा धंधा चल रहा है। मैं तीसरी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी टेक अप्रूवल फ्रॉम मी। मैंने कहा ये क्या बात हुई? पैसा मेरा, कमाई मेरी, मेरा धंधा, मैं क्या एक और फैक्ट्री नहीं लगा सकता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी नहीं लगा सकता, पहले मुझसे परमिशन ले। और परमिशन सालों नहीं मिलती थी। तो आपने कोई ऐसा काम ही नहीं करा कि धंधा बढ़ जाए बेटा। बढ़ते भी कैसे उस टाइम पर बिजनेस, यानी कि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए भी परमिशन। और बेटा ये तो खैर अभी आपको अजीब लगा होगा, मैं कहता हूं इससे भी अजीब बात यह है कि अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं ना उसके लिए भी परमिशन, खाली एक्सपेंशन के लिए नहीं, इवन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए परमिशन। मैंने बोला जी 2 फैक्ट्रियां मेरी, एक लॉस में चल रही है, मुझसे नहीं चल रही, बंद करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी पहले अप्रूवल लो। मैंने कहा ठीक है, अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया, 6 महीने हो गए, साइन क्यों नहीं कर रहे? कह रहे दे देंगे अप्रूवल। सालों साल अप्रूवल नहीं आती थी, लॉस में फैक्ट्री चलानी पड़ती थी जबरदस्ती, मतलब इतनी हद। तो कहां से कोई बिजनेस ग्रो कर लेता? नॉर्म्स ही ऐसे थे बेटा। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस है, आपका पैसा, जितना मर्जी एक्सपेंड करो, आपका पैसा है बेटा, आपका बिजनेस है, जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई परमिशन आपको नहीं चाहिए। सही मायने में फ्रीडम मिल रही थी, अब मिल रही थी बेटा बिजनेस को फ्रीडम, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन का अगर मतलब फ्रीडम है ना तो गलत नहीं है बेटा। बिजनेस के ऊपर इतनी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन थी बेटा, आप सोच नहीं सकते। अभी मैं और आगे बातें बताऊंगा तो आपको और पता लगेगा बेटा। थर्ड बात, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा पहले आपने गुड्स मूव कराने एक जगह से दूसरी जगह पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी टेक परमिशन। स्टेट बॉर्डर क्रॉस करना है, टेक परमिशन। भाई गुड्स मूव कराने में क्या दिक्कत है? परमिशन लेते जाओ भाई, परमिशन ही परमिशन हर चीज पर। और आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं मुझे मतलब नहीं, स्टेट छोड़ जाए देश के बाहर ले जा, मुझे बस मेरा टैक्स देता रही हो, जीएसटी देकर जा, जहां मर्जी ले जा। तो बेटा ये फ्रीडम मिली, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरी बात। चौथी बात, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी के भी बिजनेस में इंटरवेंशन कर जाती थी और कहती थी अच्छा क्या बेच रहा है, ये गुड्स बेच रहा है, ये सर्विस बेच रहा है, मैं डिटरमाइन करूंगी प्राइस। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पूछे भाई मेरा गुड्स है, मैं जिस मर्जी दाम पे बेचूं, तुझे क्या दर्द? मेरी सर्विस जिस मर्जी दाम पे बेचूं, तुझे क्या दर्द? ये तो बिल्कुल वैसे ही है बेटा, एक टीचर ट्यूशन पढ़ाता हो और गवर्नमेंट ने बीच में वर्किंग में इंटरवीन करा और गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप 500 रुपए महीना से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये कौन सा तुक हुआ भाई? आपका गुड्स आपकी सर्विस, प्रोड्यूसर को डिटरमाइन करने दो ना प्राइस। हर कोई अपनी सर्विस अपने गुड्स की वर्थ जानता है भाई, ठीक है ना। तो बाबू आज की तारीख में इस चीज की भी फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने गुड्स का, अपनी सर्विस का खुद प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी किसी के भी बिजनेस में। एंड लास्ट वन बेटा, सबसे काम की चीज, रिडक्शन इन द टैक्स रेट। बेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस में जितने ज्यादा टैक्सेस थे बेटा उनको कम किया गया है और कहीं ना कहीं टैक्स रेट भी काफी रिड्यूस करे गए हैं। बाबू अगर आप, मैं बोलता हूं 1990s में जाओ और स्लैब रेट देखोगे ना तो बेटा 50-50% टैक्स थे, 50-50%। और आज की तारीख में बेटा आपने काफी मॉडरेट कर दिए टैक्स रेट, काफी रिड्यूस कर दिए ताकि बिजनेस ग्रो करे। तो ये था बेटा लिबरलाइजेशन, बेसिकली बिजनेस को फ्रीडम देना ताकि बेटा ऐसे नॉर्म्स बनाना जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करे। ऐसे नॉर्म्स मत बनाओ बेटा जिसकी वजह से बिजनेस दब जाए, ठीक है ना। तो लिबरलाइजेशन का कुल मिलाकर मतलब है बिजनेस को अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी थी हमने, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 बातें मैंने बोली। एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज, 6 इंडस्ट्री को छोड़कर सब में लाइसेंसिंग खत्म। फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस जितना मर्जी एक्सपेंड करो, जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
आपका गुड्स, आपकी सर्विस, अपनी मर्जी का प्राइस डिटरमाइन करो। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिडक्शन इन द टैक्स रेट। समझ आई बात? सिंपल बात बेटा, यहां लिबरलाइजेशन खत्म हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर 20 से 25 मिनट लगाएंगे। लो प्यारे बच्चों, पहले समझना कि क्या चीज थी प्राइवेटाइजेशन। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू नोट्स है नहीं आपके पास, बुक में लिखा नहीं है, आप सामने देखो तभी समझ में आएगा आपको। चलो जी बेटा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी इंडस्ट्री में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो मैं इसको बोलता हूं PSUs। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी भी इंडस्ट्री में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, दैट सिंपली मींस गवर्नमेंट के हाथ में मेजॉरिटी हो। अगर गवर्नमेंट के हाथ में 51% होगा, यानी कि आप सब हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कितना होगा? 49% होगा। तो बेटा मेजॉरिटी किसके पास है? अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, सारे डिसीजन उसी के चलते हैं। तो बेटा हर वो एंटरप्राइज जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा है, उसे हम बोला करते थे PSU। PSU आज भी PSU ही बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है ना, ये पब्लिक सेक्टर है जी। बाबू आपको बता देता हूं, बिफोर 1991 गवर्नमेंट ने अपने लिए 17 इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व करी थी। एक्सक्लूसिवली समझते हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा इस 17 में तो कोई हाथ पैर मारे ही ना, ये तो 17 मेरी है, ये 17 में तो मैं ही प्रोड्यूस कर सकती हूं, मैं ही बेच सकती हूं। इसके अलावा बाकी में आप भी बिजनेस कर सकते हो प्राइवेट, और मैं भी कर सकती हूं बिजनेस। भाई 17 में तो कोई हाथ मार ही नहीं सकता। 17 इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर ली, और बाकी में गवर्नमेंट ने बोला आप भी कर लो प्राइवेट सेक्टर और मैं भी कर लेती हूं। ठीक है ना। और आपको बता देता हूं, कुल मिलाकर गवर्नमेंट 1990 तक पता है कितनी इंडस्ट्री में डील कर रही थी? 246। सर आप सोच भी नहीं सकते अगर मैं बात बताऊं क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूसिंग ब्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूसिंग शूज। वन फेज टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोड्यूसिंग शूज, ब्रेड। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोच थी सब मैं कमा लूं, लेकिन मैं अब एक बात बता देता हूं, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करना चाहोगे ना, एक भी नहीं होगी कंट्रोल, एक भी हो जाए तो बता देना। और आपको बता देता हूं ये 246 की 246 इंडस्ट्री लॉस मेकिंग हो चुकी थी। ठीक है ना। और बेटा अभी खैर बात करूंगा, लेकिन मैं एक वर्ड बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, इंडस्ट्री। देखो नॉर्मली मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे जब मैं बोल रहा हूं ना इंडस्ट्री, आपके दिमाग में जा रहा होगा वर्ड कंपनी कंपनी कंपनी, यही जा रहा होगा, मुझे पक्का पता है। लेकिन इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी वाइडर टर्म देन अ कंपनी। समझना, अगर मैं बात करूं इंडिया में एक टायर इंडस्ट्री है, तो बेटा टायर इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियां हैं। MRF टायर, सीएट टायर, राल्को टायर, गुडईयर, ब्रिजस्टोन, अपोलो टायर, और पता नहीं कितनी होंगी जितनों के नाम मुझे नहीं पता होंगे। इंडस्ट्रीज आर वेरी वाइड टर्म, एक इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियां हो सकती हैं। मैं बात करूं बैंकिंग इंडस्ट्री, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पता नहीं कितने और होंगे। सर इंडस्ट्री 246 इंडस्ट्री, यानी कि कई हजारों कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही थी। एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग, और सारी की सारी लॉस मेकिंग, हजारों कंपनियां लॉस मेकिंग। बेटा ऐसी एंटरप्राइज को हम बोलते हैं सिक एंटरप्राइजेस। सिक मतलब बीमारी, और बेटा इन सारी इंडस्ट्री को बीमारी हो चली थी। और बीमारी किस चीज की बेटा? लॉस मेकिंग की बीमारी। ठीक है ना। कोई 3 साल से लॉस में, कोई 5 साल से, कोई 10 साल है, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस। हम इन इंडस्ट्रीज को बेटा उस टाइम पर बोला करते थे सिक एंटरप्राइजेस, बीमार है ये एंटरप्राइजेस, लॉस ही लॉस है इसके अंदर। बेटा
फिर इनका डॉक्टर बनाया गया, एक डॉक्टर का नाम है संजीव मित्तल। बाबू वही, हाँ बाबू इनके डॉक्टर का नाम, ये संजीव मित्तल है, सच में ऐसी एंटरप्राइजेस का। बाबू इस डॉक्टर का नाम है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। समझना बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम 246 इंडस्ट्री में से 243 इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, सिर्फ 3 अपने लिए रखना चाहते हैं। किसी ने पूछा गवर्नमेंट कौन सी 3 इंडस्ट्री आप रखोगे? गवर्नमेंट ने कहा 17 थी मेरे पास, मैं सारी प्राइवेटाइज कर रही हूं, 246 सारी प्राइवेटाइज कर रही हूं, 17 मेरे पास एक्सक्लूसिवली थी, अब मैं 3 छोड़ रही हूं। 3 इंडस्ट्री में पूरी जिंदगी कोई एंटर करेगा नहीं। 3 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए रख ली। सबसे पहली का नाम इंडियन रेलवे, कोई और तो नहीं है ना बेटा? डू नॉट कंपेयर द इंडियन रेलवे विद मेट्रोस। इंडियन रेलवे बहुत अलग चीज है, मेट्रो बिल्कुल अलग चीज। एंड डू नॉट कंपेयर इट विद ट्रैम्स। ट्रैम्स वो होती हैं जो सड़कों पे ट्रेन चलती हैं, मुंबई में सड़कों पे चलती हैं, वो ट्रैम्प है और वो मुकेश अंबानी की हैं। बेटा ट्रैम्प और इंडियन रेलवे का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इंडियन रेलवे में कोई और एंट्री नहीं ले सकता। दूसरी बात, एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर पावर बोलते हो आप इसको, ठीक है ना? एक दिन मैंने बताया भी था बेटा, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है देश का, इसको बेटा किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना? न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना है ना भाई? मैंने एक दिन बोली थी ना बात, बेटा हमारा शरीर 60 डिग्री का टेम्परेचर झेल नहीं पाएगा, स्किन ऐसे होती है जलने लगती है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो अर्थ का टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, 1 लाख डिग्री सेल्सियस। लोहे भी नहीं मिलते। तो बेटा ये सरकार कभी किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में कभी नहीं दे सकती। इंडियन रेलवे कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। 10 बड़ी कंपनियां भी मिल जाए ना इंडिया की और कह दे हम इंडियन रेलवे चला लेंगे, सर मजाल ही नहीं। पता है कितने रुपए की प्रॉपर्टी है इंडियन रेलवे के पास? सोच भी नहीं सकते। सोचो तो सही, एक एक जगह 50-50 हजार रुपए की है, छोटी मोटी जगह। इंडियन रेलवे का प्रॉपर्टी कितनी है इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। कर सकते हम इमेजिन? नहीं कर सकते भाई। सोचो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो बेटा इंडियन रेलवे कोई एस्टैब्लिश करेगा ही नहीं खुद से। अगर इंडियन गवर्नमेंट कह भी देना आज कोई कर लो, कोई नहीं आएगा। एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने नहीं देगी। तीसरा, आर्म्स हथियारों में भी गवर्नमेंट आने नहीं देगी, वरना इट इज अ थ्रेट ऑन ह्यूमैनिटी। सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे, देश 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो 3 चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिवली अपने लिए रख ली और आज भी हैं। और बाकी गवर्नमेंट ने बोला मैं 243 इंडस्ट्रीज को बेचना चाहती हूं। और काम की बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मैं तब तक अपने शेयर बेचूंगी, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर बेचेगी जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल 49% या उससे कम नहीं आ जाता। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल 49% और उससे कम आ जाएगा, दैट सिंपली मींस प्राइवेट प्लेयर का कंट्रोल 51% या उससे ज्यादा आ जाएगा। और अगर प्राइवेट प्लेयर का कंट्रोल 51% या उससे ज्यादा आ जाएगा, इस सिचुएशन को बोला गया था प्राइवेटाइजेशन। समझना? प्राइवेटाइजेशन किसको बोल रहे थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये मेरे शेयर हैं, 246 इंडस्ट्री में सब में मेरे शेयर 51% या उससे ज्यादा हैं, मैं बेचूंगी, 3 को छोड़कर सबको बेचूंगी। और तब तक बेचूंगी जब तक मेरे शेयर 49% या उससे कम नहीं हो जाते। और बेटा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 49% या उससे कम हो जाएंगे, दैट सिंपली मींस आपके हमारे बेटा प्राइवेट प्लेयर का कितना कंट्रोल होगा? 51% या उससे ज्यादा, यानी कि मेजॉरिटी हमारे हाथ में आएगी। दैट मींस प्राइवेटाइजेशन। लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी तो वार्म अप हुआ है, अब शुरू हुआ है मुद्दा। अब सुनना, अभी सच बता रहा हूं, प्राइवेटाइजेशन अब शुरू हुआ है। लो सुनो बेटा, मैं आपको ये बोलता हूं, लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीदना कौन चाहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मैं तो बेचना चाहती हूँ 243 इंडस्ट्री। और भाई खरीदेगा कौन? मैं आपको कहूं एक कंपनी लॉस मेकिंग है, शेयर खरीद लो, सारे पीछे हट जाएंगे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा। लॉस मेकिंग कंपनी के कौन शेयर खरीदना चाहता है? तो भाई बिकने को तैयार ना हो शेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड बनाया, एक डॉक्टर बनाया इन सारी सिक एंटरप्राइजेस का, जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बाबू नाम है इसका, देखो नाम में ही बहुत कुछ है।
बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियली रिकंस्ट्रक्ट करना इसका काम था, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करना इसका काम था। ठीक है ना, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, एयर इंडिया 2 बार मत्था टेक के आ चुका है, यहां पर 2 बार लॉस मेकिंग हुआ है और दोनों बार इसने बेटा प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, तो बेटा 243 इंडस्ट्रीज को हैंड ओवर किया गया BIFR को। इसने क्या किया बेटा, प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता चला गया और जैसे जैसे प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट होती गई गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती चली गई। ठीक है जी, बिकती चली गई बेटा, प्राइवेटाइजेशन होता चला गया। दूसरी काम की बात बेटा, कुछ इंडस्ट्री कुछ एंटरप्राइज सीरियसली सिक थी और BIFR ने कहा ये प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ कर लो आप, इनको तो क्लोज डाउन कर देना ही बड़ा बेटर है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना यार हमेशा प्रेशर में रहती थी ऑपोजिशन के, क्योंकि ऑपोजिशन जान ले लेता था। वो बोलता था अच्छा आप बंद कर दोगे पब्लिक सेक्टर, आपके यहाँ तो 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये तो गरीब है मर जाएंगे, चलाओ। ऑपोजिशन लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को चलाने पे जोर देता रहता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या करा, उसने डिसीजन लिया 10-12 इंडस्ट्री सीरियसली सिक थी बेटा, जो प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट हो ही नहीं सकती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया, इनके लिए एक फंड सेटअप करा नोन एज नेशनल रिन्यूअल फंड। फंड का मतलब कोई अलग चीज नहीं होती, एक बैंक अकाउंट खोला, ठीक है ना, उस बैंक अकाउंट का नाम दिया नेशनल रिन्यूअल फंड। बेटा नेशनल रिन्यूअल फंड का मतलब क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें करोड़ों रुपए कंट्रीब्यूट करे और बेटा जो जो एंटरप्राइज बंद कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके वर्कर को 3-3 महीने की एडवांस सैलरी दी कि अब हम इन एंटरप्राइज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप 3 महीने में जॉब ढूंढ लो, ये रहे आपके 3 महीने के एडवांस सैलरी। वो नेशनल रिन्यूअल फंड में पैसे डालकर दी बेटा, और बाबू बाद में उन एंटरप्राइज को बंद कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब एक बात बताओ, बहुत सारी एंटरप्राइज प्राइवेटाइज हुई, गवर्नमेंट के पास अरबों रुपए आए, गवर्नमेंट ने क्या किया होगा बेटा, वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा कर्जा था, 1991 का कर्जा बता देता हूं, $7 बिलियन। जब लोन मांगने गया इंडिया तो $7 बिलियन का दिया था वर्ल्ड बैंक ने लोन 1991 में, और उससे पहले भी बहुत लोन था। तो बेटा प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितना अमाउंट रियलाइज हुआ, बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले वो कर्जा उतारा अपना। दूसरी बात, एक बड़े काम की बात, मैं एक वर्ड बेटा बीच में बताना भूल गया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर बेचकर 51% या उससे ज़्यादा से 49% या उससे कम कर रही थी, बाबू सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सेलिंग ऑफ शेयर, सेल ऑफ शेयर। लेकिन बेटा टेक्निकली हम इस टर्म को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और बेटा ये पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन है, तैयार रहना, मैं बता देता हूं, एक बार दोबारा सुनना। बाबू मैंने आज रिलायंस के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, मैं पता है कैसे बोलता हूं कि मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख रुपए की, मैंने परचेज ऑफ शेयर करा, परचेज ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज इन्वेस्टमेंट, और बेटा सेल ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने मान लो बेटा कल बेच दिए रिलायंस के शेयर, तो मैं क्या बोलूंगा, कल यार मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए रिलायंस से। डिसइन्वेस्टमेंट करना मींस सेलिंग ऑफ शेयर। तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अपने शेयर बेच रही थी और अपना कंट्रोल 51% या उससे कम कर रही थी, तो बेटा उसको बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, और बहुत मैसिव स्केल पे डिसइन्वेस्टमेंट किया था। क्लियर बात, ये था प्राइवेटाइजेशन, इतना बड़ा मुद्दा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? कुछ अभी जल्दी जल्दी रिपीट भी कर दूंगा, टेंशन मत लेना। एक लास्ट मुद्दा जिसको मुझे टच करना है बेटा, बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। बेटा देखो आपको रटवाया जाता है, आपने ग्लोबलाइजेशन की एक रटी रटाई सी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कभी 9th-10th में, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। पर मेरा बिलीव नहीं है यार रटवाने में, मैं तो चीज़ों को समझाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। लो समझना बेटा, देखो पहले मैं उस बात का ही मतलब बताता हूँ। आपको बताया जाता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी देश की इकोनॉमी को बेटा दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना,
यार बिफोर 1991 आपने तो बेटा अपनी कंट्री में बैरियर इतने लगा रखे थे कि आप कभी चाहते ही नहीं थे कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आ जाए या इंडिया कुछ एक्सपोर्ट भी कर दे किसी फॉरेन कंट्री को। आपको समझाया गया बेटा ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपका देश एक इकोनॉमी नहीं है, दुनिया एक इकोनॉमी है। दुनिया को समझो, दुनिया एक इकोनॉमी है, इंडिया कोई इकोनॉमी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपने देश को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना। दैट सिंपली मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। जहां मर्जी एक्सपोर्ट करे कोई भी करे और जहां से मर्जी इंपोर्ट करे, आपको क्या दिक्कत। इंडिया कोई इकोनॉमी नहीं है, आज से दुनिया एक इकोनॉमी है। अब आप ग्लोबलाइजेशन करते हो तो इंडिया तो भूल जाओ कोई चीज है बेटा, दुनिया है एक चीज। जहां मर्जी बेचो, जहां से मर्जी खरीदो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज की। समझ आई बात। लेकिन बेटा देखो, मैं बोलता हूं हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। फायदे के तौर पे बोलूं तो बेटा थैंक्स टू द ग्लोबलाइजेशन कि हम बेटा इतने सारे फॉरेन प्रोडक्ट यूज करते हैं, इवन अपने दोस्तों को तड़ी दे देते हैं, ये इंपोर्टेड शर्ट है, ये इंपोर्टेड परफ्यूम है। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता बेटा तड़ी देने के लिए भी कुछ नहीं था। और फोन क्या चला रहे होते आप, फोन चला रहे होते आप माइक्रोमैक्स, लावा और जियो, यही है बस इंडियन कंपनी। थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन एप्पल चला रहे हैं भाई, सैमसंग चला रहे हैं भाई, वन प्लस चला रहे हैं, वीवो ओप्पो एमआई चला रहे हैं, थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। सोचो है क्या भाई, मोबाइल फोन में कंपनी का नाम तो बताओ, इंडियन कंपनी का नाम। सर सोचो कितना फायदा हुआ हमें। अगर एलईडी की फील्ड में जाओगे तो हम किसी इंडियन ब्रांड को यूज नहीं करते, कार की फील्ड में जाओ तो मारुति के अलावा और है क्या इंडियन, टाटा मारुति बस दो, बाकी सब फॉरेन। फॉक्सवैगन की बात करो, ह्यूंडई की बात करो, होंडा की बात करो, होंडा एक्टिवा जापानीज कंपनी होंडा, दुनिया का नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला टू व्हीलर दुनिया का। सर सोचो तो सही, ठीक है ना बेटा। तो बाबू थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन इतने सारे फॉरेन ब्रांड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना बाबू। लेकिन एक नुकसान भी है, ऐसा करने से होता पता है कि आप जब ग्लोबलाइजेशन कर देते हो ना तो बेटा दूसरी कंट्रीज के ऊपर ना हमारा इंटरडिपेंडेंस बहुत बढ़ जाता है। हम दूसरी कंट्री के ऊपर ना डिपेंडेंट होने लगते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। समझाता हूं बेटा, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले हर कंट्री ने क्या करा बेटा, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करे। क्योंकि क्या हो रहा था बेटा, क्योंकि इनिशियली कोविड के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, ठीक है ना, इवन हमारी मेडिकल टीम ही नहीं जानती थी। उनको तो सबको यही लगता था ना बेटा प्रोडक्ट के साथ साथ आ जाएगा, और सबको लगता ही था, और बेटा रियलिटी भी है कि प्रोडक्ट के साथ साथ वायरस आ सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले बेटा बंद करा, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करा। ये एक डिस्पोजल मास्क बेटा 3.5 रुपए का हो गया इंडिया में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करते ही। और बता देता हूं मेनली इंपैक्ट आया जब आपने चाइना से इंपोर्ट बंद करा, 3.5 रुपए का डिस्पोजल मास्क बिकने लग गया होलसेल रेट। और जैसे ही बेटा 15 दिन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि काम नहीं चल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा बेटा, जैसे ही इंपोर्ट खोला 80 पैसा आ गई कॉस्ट दोबारा। पता है किस तेजी से हम चाइना के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। कोई फेस्टिवल उठा के देख लो, कोई फेस्टिवल, अगर चाइनीज प्रोडक्ट नहीं होगा ना बेटा तो इंडियन प्रोडक्ट भी लोग खरीदेंगे नहीं, वो इतने महंगे हैं। चाइना जिस चीज को 100 रुपए में बेच के चलता बनता है इंडिया में, उस चीज को इंडियन कंपनी 150 रुपए में तो प्रोड्यूस करती हैं। जब 150 में प्रोड्यूस करेंगी क्या 200 से कम बेचेंगी क्या? सीजनल प्रोडक्ट में तो मार्जिन वैसे भी हर कोई ज्यादा लेके चलता है कि पूरे सीजन ब्लॉक रहेगा पैसा। कोई त्योहार देख लो बेटा, तो बेटा ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है कि हमारे इंटरडिपेंडेंस दूसरी कंट्री पे बहुत बढ़ चुकी है। और अगर आज आप सोचो ना कि आप बिजनेस बंद कर दो तो हो नहीं सकता बंद, बस बोल ही सकते हो। समझ आई बात? तो बेटा हर चीज के अच्छे और बुरे इंपैक्ट हैं, ये तो बात पक्की है। चलो मैं एक बार फटाफट से रिपीट करता हूं बाबू इन तीनों चीजों को और फिर छुट्टी करेंगे। बेटा लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम, बेसिकली मीन्स फ्रीडम, ठीक है ना। और बाबू बिजनेस को बहुत सारी फ्रीडम दी गई और बेटा ऐसे नॉर्म्स एस्टैब्लिश किए गए जिससे बिजनेस ग्रो हो सके, ठीक है ना। बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दी गई टू ग्रो,
ठीक है, 5 बातें थी मेनली लिबरलाइजेशन में। एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज, लाइसेंसिंग कोटा खत्म कर दिया गया, 6 इंडस्ट्री आज भी लाइसेंसिंग के दायरे में है। मैंने एक बार नाम बोले, दोबारा की जरूरत नहीं है, आपको नाम याद भी नहीं रखने। दूसरी काम की बात, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिडक्शन इन द टैक्स रेट। ठीक है, सिंपल बात। बेटा प्राइवेटाइजेशन क्या सिचुएशन थी? बेटा अगर गवर्नमेंट किसी भी एंटरप्राइज में 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करती है तो हम उस एंटरप्राइज को प्यार से PSU बोलते हैं। और बेटा बिफोर 1991 17 इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, एक्सक्लूसिवली 17 थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल 246 इंडस्ट्री में एंट्री ले चुकी थी। लेकिन बेटा इन 246 इंडस्ट्री के साथ कहानी क्या थी? सारी लॉस मेकिंग, दे ऑल आर सिक एंटरप्राइजेस। और बेटा सबको बीमारी थी लॉस मेकिंग की। और बेटा गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं प्राइवेटाइज करती हूँ, लेकिन मुद्दा गवर्नमेंट के पास ये आ रहा था बेटा कि आप प्राइवेटाइज कर कैसे सकते हो? लॉस मेकिंग एंटरप्राइज इंडस्ट्री के शेयर खरीदने कौन चला है आपसे? कोई भी नहीं खरीदेगा। गवर्नमेंट ने तो सोचा मैं शेयर बेचती जाऊंगी और तब तक बेचती जाऊंगी जब तक मेरा कंट्रोल 49% या लेस नहीं आ जाता। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल 49% और लेस आ जाएगा, दैट सिंपली मीन्स कि प्राइवेट प्लेयर का कंट्रोल 51% या उससे ज़्यादा हो जाएगा। यही सिचुएशन का नाम प्राइवेटाइजेशन था। लेकिन बेटा लॉस मेकिंग एंटरप्राइज के शेयर नहीं बिक रहे थे, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट को सेटअप करा नोन एज BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा इसका काम था फाइनेंशियली रिकंस्ट्रक्ट करना, कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली अपने लिए रिजर्व करी, नेमली इंडियन रेलवे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये 3 चीज़ें आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हैं और शायद पूरी जिंदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहेंगी। बाकी सबका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करा। जैसे जैसे BIFR इनको प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता गया, वैसे वैसे गवर्नमेंट इनको प्राइवेटाइज करती गई। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज सीरियसली सिक थी बेटा, जो प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो BIFR ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि इनको क्लोज डाउन कर दो। और बेटा बिफोर क्लोजिंग डाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड सेटअप करा नोन एज नेशनल रिन्यूअल फंड, और इसमें करोड़ों रुपए कंट्रीब्यूट करके उन एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी गई जिनकी इंडस्ट्री बंद होने वाली थी। और बेटा उन एम्प्लॉय को कहा गया आप जॉब ढूंढ लो, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इन एंटरप्राइजेस को। ऐसे करके कुछ प्राइवेटाइजेशन हमारा हुआ। जितना भी फंड रेजिंग हमने प्राइवेटाइजेशन से करी, वो बेटा हमने डेट चुकाने में बेटा सारा पैसा खर्च कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट ट्रैप में फंस चुकी थी बेटा। फॉरेन के कर्जे बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट के थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उतार दिए। बाबू देन मुद्दा आता है ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है? बेटा इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बाबू अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। जब आप ग्लोबलाइजेशन कर देते हो बेटा, आपके लिए इंडिया कोई चीज़ नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है। इंडिया के बारे में सोचना भूल जाओ बेटा, दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर दो। ठीक है ना? दैट सिंपली मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। जहां मर्जी एक्सपोर्ट करो बेटा, जिस मर्जी देश से इंपोर्ट करो, जो मर्जी करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको टैक्सेस से मतलब है, आपको टैक्सेस प्रॉपर मिलेंगे। लेकिन बेटा ग्लोबलाइजेशन से दूसरे देशों के ऊपर इंटरैक्शन और इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाता है आपका। ठीक है जी, बात समझ में आई? एक आध बात और बताता हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल पे जाकर। जैसे बेटा BIFR काम करता है ना, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता है। मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है 22 से 23 साल का, बहुत बहुत कलाकार आदमी। वो क्या करता है बेटा, वो लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर उठाता है औने पौने दाम पर, आधे आधे दाम पर, 50-50% में लॉस मेकिंग कंपनियां खरीदता है। 1 से 1.5 साल ऑपरेट करता है, पता नहीं क्या मैजिक है उसके बाद में बेटा। क्या करता है, 1 से 1.5 साल में प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता है, 1.5 गुना करके कंपनी के शेयर बेच देता है। ठीक है ना? एट द एज ऑफ 23 1000 करोड़ के आसपास कमा चुका है। 1000 करोड़। भाई बहुत सारे रास्ते होते हैं, ये चीजें ना आपको CA फाइनल में बताई जाती हैं। वैसे
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, BIFR एक इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है ना, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या BIFR में कोई अंतर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बोर्ड है बाबू। ये जिसको जो डायरेक्शन दे देता है उसको सुनना पड़ता था। इसने बोला लेट्स सपोज कि एयर इंडिया की बहुत सारी लायबिलिटी है, डिबेंचर्स के पैसे देने हैं या क्रेडिटर के पैसे देने हैं, ये एक बार ना सबसे पहला काम ये करता है, सारी लायबिलिटी पे रोक लगाता है, सबको मना कर देता है क्रेडिटर आप पैसे नहीं मांगोगे, हम देंगे पैसे। अगर इन केस एयर इंडिया नहीं दे पाया हम देंगे पैसे, लेकिन अभी आप 1 से 1.5 साल तक कोई पैसा नहीं मांगोगे। डिबेंचर होल्डर को मना, बैंक लोन मना, हर एक को मना कर दिया जाता है कि आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं चुकताई जाएगी 1.5 साल की, ठीक है। सिर्फ दिया क्या जाएगा, वर्कर की सैलरी, बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा। वर्कर काम करते रहो, जो भी कमाएगा एयर इंडिया वर्कर की सैलरी देगा, इसके अलावा बेटा कुछ भी बचा सब प्रॉफिट है, क्योंकि दे तो कुछ नहीं रहे। जैसे ही आप प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट हुए, प्राइवेट सेक्टर को चिपका दी, कंपनी बेच दी। उस टाइम पर ऐसे कर रहा था कन्वर्ट। इसके अलावा बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। समझ आया बेटा BIFR कैसे काम करता होगा? इतनी बात ओके। चलो एक बार कल रीडिंग करेंगे आकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम बच्चों, बाय बाय।